नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम लोग बहुत दिन के बाद मिलेंगे फिर से और बहुत लंबे समय के बाद मिलेंगे। तो ऐसे में आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि स्पेस को लेके, और स्पेस के अंदर हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक बहुत महत्वपूर्ण जो कि हमारी खुद की दुग्ध मेखला या मिल्की वे है, जिसे हम सूर्य या सन है। देखिए, सन के बारे में बात करने वाले हैं और जरा समझने वाले हैं कि सन हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम में अगर हम मास की बात करें या द्रव्यमान की बात करें, तो पूरे सोलर सिस्टम का द्रव्यमान का 99.5% द्रव्यमान या मास जिसके पास है, द्रव्यमान या मास जिसके पास है, ये किसके पास है? सन के पास है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर सोलर सिस्टम में किसी एक चीज़ को हटा देने के बाद पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो वो कौन है? सन। क्योंकि सन ही है जो पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल से सभी के सभी छोटे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सभी बंधे रहते हैं। इसका मतलब सोलर सिस्टम में सन इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये सोलर फैमिली को हम समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी सन के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे आप लोग एक बात को समझिएगा जरा कि अगर हम सन की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग लौकिक भाषा में इसे सन तो बोलते हैं, है ना। हमारी परंपरा भी है, कहीं ना कहीं हम सूर्य देवता भी बोलते हैं, है ना। आदित्य के नाम से भी जानते हैं ना। कहीं ना कहीं उनको रोग कष्ट निवारक देवता के नाम से भी जानते हैं। यही रीजन है कि हमारी भारतीय संस्कृति में छठ जैसी परंपरा का भी है, और छठ जैसी परंपरा में हम इनको आप देखते हो कि छठी मैया के नाम से भी जानते हैं, है ना। लेकिन जरा समझने की जरूरत है ना, जरा समझने की जरूरत है कि सन जिसे हम सूरज कहते हैं, ये सूरज नाम का एक तारा है ना। सन एक सूरज नाम का एक तारा है। आज हम तारे की बात करते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि ये एक नॉर्मल तारा नहीं, ये एक रेड जायंट है ना। क्या है जी? रेड जायंट, है ना। ये क्या है जी? रेड जायंट, है ना। हिंदी में अगर इसे बोलना चाहते हैं तो लाल दानव, है ना। क्या बोल सकते हैं जी? लाल दानव, है ना। हिंदी में अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसको बोल सकते हैं लाल दानव। यह समझिए, अगर हम लाल दानव की बात करते हैं तो ये लाल दानव क्या होता है? देखिए, तारों की कई सारे प्रकृति होते हैं, तारों का भी अपना एक एज होता है। दुनिया में हर चीज़ का एज होता है ना, दुनिया में हर चीज़ का समय होता है, और समय ही मात्र एक है जो पूरे के पूरे पर्यावरण या फिर हमारे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, और समय के साथ हर चीज़ का परिवर्तन होता है। देखिए, परिवर्तन होना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत पहले डार्विन ने बोला था कि समय के साथ परिवर्तन अगर किसी चीज़ में नहीं होगा तो उसका नाश हो जाएगा, है ना। अब देखते हो कि आज हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें गैजेट आ रही है, स्मार्ट चीज़ें आ रही है ना, और जैसे जैसे गैजेट आ रहा है या स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके साथ अगर चीज़ें परिवर्तन हो जाते हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन हो जाते हैं, तो लंबे समय तक चीज़ों में काम कर पाते हैं। अगर वो नहीं हो पाते तो फिर वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए समय के साथ चीज़ों का परिवर्तन होना भी जरूरी है ना। लेकिन जरा समझिए कि जब हम सन की बात कर रहे हैं और सन भी एक तारा है, तो आपको पता होना चाहिए कि तारों की उत्पत्ति के बारे में, है ना। तो तारों की उत्पत्ति के लिए अगर हम बात करें, तारों की उत्पत्ति, है ना, तारों की उत्पत्ति को लेकर बात करें, क्योंकि अगर सन को समझना है तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना भाई कि तारों की उत्पत्ति होती कैसे है, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो बहुत पहले इमैनुएल कांट नाम के एक इंसान थे, है ना, यूरोप से संबंधित थे। इमैनुएल कांट नाम के इंसान, उन्होंने हमारे पूरे के पूरे ग्रह को समझने के लिए या इसको समझाने के लिए, है ना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको निहारिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। सिद्धांत का नाम क्या है जी? निहारिका सिद्धांत, है ना। सिद्धांत का नाम है निहारिका सिद्धांत, है ना। निहारिका सिद्धांत। उनका मानना था कि जितने भी, है ना, पृथ्वी है या फिर जितने भी प्लैनेट हैं, ये निहारिकाओं से मिलकर बने हैं, निहारिकाओं से मिलकर बने हैं, ये निहारिकाओं से बने हैं, है ना। अब समझने की बात है कि निहारिका होता क्या है ना। देखिए, निहारिका धूल कण के वो समूह होते हैं, धूल कण के वो पूरे के पूरे गैसीय गोलों का वो समूह होता है जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु होते हैं, और ये एक गति अवस्था में होते हैं। और ये गति अवस्था में होते हुए जब एक इनका गति बढ़ने लगता है, इनके काइनेटिक एनर्जी, है ना, इनका काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ये आपस में चिपकने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि पूरे के पूरे अंतरिक्ष में आप देखेंगे धूल कणों का समूह है ना। ऐसा माना जाता है कि धूल कण के बहुत सारे समूह हैं। आज धूल कण में मेनली रूप से जो गैसेस हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना। तो मेनली रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, ये दो गैसें हैं जो कि कहीं ना कहीं निहारिका को स्टार बनने में मदद करते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि
ये लगातार छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे और ये जब प्रक्रिया मतलब इसके अंदर जब गतिज ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा होने के कारण इनके अंदर एक तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने के कारण ये आपस में चिपकने लगेंगे। चिपकने की वजह से हम सब जानते हैं कि जब भी कोई गोल चीज है ना या कोई भी चीज जब गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है तो दो तरह के बल पैदा होते हैं ना, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है ना। सेंट्रीपिटल केंद्र की ओर होगा और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर जाएगा है ना। शायद इसी को अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं ना। अब देखिएगा कि यहाँ पर यही चीजें चलेंगी, तो जितने भी भारी चीजें होंगी वो केंद्र की ओर, जितने भी भारी चीजें होंगी वो केंद्र की ओर है ना, और जितनी भी हल्की चीजें होंगी केंद्र से बाहर की ओर। और धीरे धीरे इस प्रक्रिया में आप समझेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे इस प्रक्रिया से चलते हुए एक नए स्टार का जन्म होगा केंद्र में। जैसे जैसे चीजें चिपकने लगेंगी, हाइड्रोजन का लगातार संलयन होगा और 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे या 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करेंगे। और वैसे वैसे नाभिक में क्या होगा, हीलियम बनने की प्रक्रिया चालू होगी, इसको हम बोलेंगे नाभिकीय संलयन। और जब ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी तो यहाँ पर एक नया स्टार का जन्म हो जाएगा। ऐसे नए स्टार को हम बोलेंगे प्रोटोस्टार। क्या बोलेंगे जी, प्रोटोस्टार है ना। इसको हम आदि तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, आदि तारा। तो कहीं कहीं जब सूर्य बना होगा, सूर्य जैसी प्रक्रिया हुई होगी तो सूर्य भी शुरू में क्या होगा, आदि तारा होगा। बिल्कुल होगा। और हम जानते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि जब हम लोग विजियोट का सिद्धांत जानते हैं, विजियोट के सिद्धांत का मतलब होता है, आप सभी जानते होंगे है ना, आप सभी जानते होंगे ये सिद्धांत को आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। कोई भी चीजों के अंदर जब तापमान की मात्रा ज्यादा होती है तो वो VIG है ना, उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है ना। और जैसे जैसे उसका तापमान गिरने लगता है तो उसका मतलब उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड की तरफ चला जाता है ना। तो तापमान कम होने का मतलब होता है कि उसके अंदर की हाइड्रोजन से संलयन करके हीलियम बनाने की प्रक्रिया धीरे हो रही है। और जब तक वो ब्लू है तो उसके अंदर तापमान की मात्रा ज्यादा है, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है ना। तो आप समझिएगा कि सूर्य भी बहुत पहले प्रोटोस्टार रहा, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर एनर्जी खत्म हुई है ना। एनर्जी खत्म होने का मतलब 10 से 20% ऊर्जा का जब ह्रास हुआ होगा, तो जैसे ही आदि तारा या नए स्टार के अंदर या नए तारों के अंदर ऊर्जा का ह्रास 10 से 20% होता है तो वो सफेद बानर में कन्वर्ट हो जाता है। सफेद बावन यानी व्हाइट डॉर्फ है ना, सफेद बावन है ना। ऐसे तारों पर जिसके अंदर 10 से 20% ऊर्जा खत्म हो जाती है वो सफेद बावन है ना, सफेद तारा है ना, या सफेद बावन है ना, सफेद बावन है ना, या व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसकी ऊर्जा अगर 20%, 30%, 40% से ज्यादा हो जाए तो ये फिर ब्लैक डॉर्फ, ये फिर क्या बन जाएगा जी, ब्लैक डॉर्फ है ना। फिर ये ब्लैक डॉर्फ हो जाएगा, ये इसको काला बावन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे जी, काला बावन है ना। तो देखिए काला बावन बन जाएगा। लेकिन अगर ऊर्जा का ह्रास 50% से ज्यादा हो जाए तो, अगर ऊर्जा का ह्रास 50% से ज्यादा हो जाएगा तब इसको हम बोलेंगे अभिनव तारा। क्या बोलेंगे जी, अभिनव तारा है ना, अभिनव तारा है ना। अभिनव तारा का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं सुपरनोवा है ना। और सुपरनोवा बनने की प्रक्रिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये लाल दानव भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा जी, लाल दानव। ये क्या कहलाएगा, लाल दानव। इसका ऊर्जा 50% से ज्यादा हो चुका, मतलब यहाँ से जो तारों की ऊर्जा थी 50% से भी ज्यादा खत्म हो चुका है। ऐसे ऊर्जा जब 50% से ज्यादा खत्म हो जाए तो ये लाल दानव बनेगा। लाल दानव में अगर आप समझिएगा, यहाँ से समझने की बात है, अगर लाल दानव में है ना, यहाँ पर आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन बन के हीलियम के केंद्र में जा रहा है ना, हाइड्रोजन के कन्वर्ट होते हैं हीलियम में, नाभिकीय संलयन होता है और केंद्र में चले जाते हैं। लेकिन अगर 50% से ज्यादा ऊर्जा खत्म हो गया तो केंद्र के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया धीरे हो जाएगी। और ये इतनी धीरे हो जाएगी कि एक समय के बाद केंद्र के अंदर हाइड्रोजन से हीलियम की बनने की प्रक्रिया रुक जाएगी। और जब ये रुक जाएगी तो यहाँ पर स्थिति ये होगा कि केंद्र के अंदर जो हीलियम बन रहा था, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहे थे, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहे थे। हम देखेंगे कि हाइड्रोजन से हीलियम के बनने की प्रक्रिया खत्म होगी, फिर यही हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन धीरे धीरे आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन धीरे धीरे आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा है ना, कार्बन धीरे धीरे आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक समय के बाद केंद्र के ऊपर दबाव ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा, दबाव ज्यादा हो जाएगा तो ये फूट जाएगा। जब ये फूट जाएगा तो इसे हम बोलेंगे सुपरनोवा। अब इसे हम बोलेंगे सुपरनोवा। क्या बोलेंगे, सुपरनोवा है ना। लेकिन सुपरनोवा की स्थिति भी कई तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि सुपरनोवा अचानक हो जाए,
सुपरनोवा होने से पहले आपका दो प्रक्रिया होगा, एक होगा नोवा, एक होगा नोवा। और जब नोवा का मतलब हो गया पहले ऊपर वाला पूरा फूटेगा, ऊपर वाला फूटेगा। अगर स्टार का केंद्र ही ब्लास्ट कर गया इसे हम बोलेंगे सुपरनोवा। स्टार का अगर केंद्र ही ब्लास्ट हो गया जैसे हम क्या बोलेंगे सुपरनोवा। लेकिन जरा समझिए, यहाँ समझने की बात है कि सुपरनोवा केंद्र भी ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ से तारों की बनने की प्रक्रिया कुछ अलग होगी। अब यहाँ पर एक नियम दिए थे चंद्रशेखर सीमा, है ना, एक नियम दिया था चंद्रशेखर सीमा, है ना। चंद्रशेखर करके एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक सीमा दिया था जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। और यह सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 होता है, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर तारों के अंदर सूर्य के द्रव्यमान 1.44 के नीचे रहा तो वो काला बावन बन सकता है या फिर वो सफेद बावन बन सकता है। लेकिन अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से लेकर 4.32 तक, है ना, 1.44 से लेकर अगर 4.32 तक द्रव्यमान चला जाता है तो वो फिर सुपरनोवा से बदल जाएंगे न्यूट्रॉनों में। वो किसमें बदल जाएंगे जी? न्यूट्रॉनों में। न्यूट्रॉनो एक तरह के बहुत तेजी से घूमते हुए स्टार होते हैं जिसके अंदर चमक भी ज्यादा होती है। और ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो पल्सर या तो क्वेसर, है ना। ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो पल्सर हो सकते हैं या तो क्वेसर हो सकते हैं। लेकिन जरा समझिएगा, अगर द्रव्यमान 4.32 से ज्यादा हो गया, अगर द्रव्यमान 4.32 से ज्यादा हो गया तब फिर ये न्यूट्रॉन नहीं बनेगा, ये बन जाएंगे ब्लैक होल। ये क्या बन जाएंगे जी? ब्लैक होल। और ब्लैक होल के पास सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल या सबसे ज्यादा मास अगर किसी के पास है तो वो ब्लैक होल के पास होती है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का अगर एक चम्मच बराबर अगर किसी बिल्डिंग पे छोड़ दिया जाए तो पूरे बिल्डिंग को तहस नहस कर सकती है। बहुत ज्यादा द्रव्यमान, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अपने अंदर लाइट को खींचने की क्षमता किसके पास होती है? ब्लैक होल के पास होती है। तो जैसे ही सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से लेकर 4.32 रहेगा तो न्यूट्रॉन बनता है। लेकिन अगर द्रव्यमान 4.32 से भी ज्यादा हो गया तब वो ब्लैक होल की स्थिति में आ जाएंगे। ऐसे में क्या बनेंगे? ब्लैक होल। तो ऐसा माना जाता है जो हमारा सन है, सन अभी रेड जाइंट है, लाल दानव है। तो लाल दानव बनने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर का 50% ऊर्जा क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। अब 50% ऊर्जा खत्म हो चुकी है तो ऐसा माना भी जाता है कि सूर्य की आगे एनर्जी देने की जो आगे और भी ज्यादा एनर्जी देने की जो क्षमता है वो 10 के पावर 5 से लेकर 10 के पावर 11 तक, मतलब ऑलरेडी सूर्य की ऊर्जा आधा % खत्म हो चुकी है। ऐसे में सूर्य के अंदर का जो केंद्र होगा, इस केंद्र के अंदर हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होंगे, कार्बन आयरन में कन्वर्ट होंगे, कोर भारी होगा। और जैसे ही कोर भारी हुआ तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। और ब्लास्ट करने के बाद वो सुपरनोवा, और सुपरनोवा में अगर द्रव्यमान 1.44 से लेकर 4.32 तक तो न्यूट्रॉन बनेगा। अब 4.32 से भी ज्यादा हो गया, मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 4.32 से भी ज्यादा हो गया तो फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट कर जाएंगे। ऐसे में एक समय के बाद जो हमारा सन है ये भी ब्लैक होल की स्थिति में आएगी। और जब वो ब्लैक होल की स्थिति में आएगी तो देखेंगे आप कि सबसे पहले वो हमारे बुध को खाएगा, फिर वो शुक्र को खाएगा, फिर वो पृथ्वी को, ऐसे ऐसे करके वो पूरे के पूरे सौरमंडल को अपने अंदर ले लेगा। और जैसे पूरे सौरमंडल को ले लेगा तो हमारा सौरमंडल यहीं पर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।